नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रचार में जुट गए हैं। चारों सीटों को बचाना बीजेपी के लिए चुनौती है, तो अगले 5 साल तक मुकाबले में डटे रहने के लिए कांग्रेस के लिए भी जीत जरूरी है। चारों सीटों की इस चुनौती को दोनों पार्टियां बेहतर समझ रही है। ऐसे में कहीं मुश्किलें भी हैं और कहीं ऐसी मुश्किलों में से एक बागी भी है, जो दोनों पार्टियों से ताल ठोक रहे हैं। क्या बागी मैदान में निर्णायक भूमिका में होंगे? क्या बाजी बदल जाएगी? 8 महीने का शासनकाल क्या वोटर का नजरिया बदल देगा? जो बिहार में हुआ क्या राजस्थान में होगा? और इन सबसे नाराज कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी अहम हो जाएगी? बिग फाइट में आज कोशिश होगी इसी के आसपास बात। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवदीप सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषक और नेहरू स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी पीयूष इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। सबसे बड़ा फायदा हमको ये मिलेगा, हम स्थानीय है। नसराबाद विधानसभा में एक बार 77 में स्थानीय आदमी को टिकट दिया था जनता पार्टी, उस टाइम वो जीते थे। उसके बाद सब बाहरी लोगों को टिकट दी। शायद कांग्रेस वालों को पता नहीं है कि मैं यहाँ की स्थानीय हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, यहीं की हूँ। ये उपचुनाव कोई दिल्ली की सरकार को नहीं बदल सकते। इन उपचुनावों से बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो सकती। ये उपचुनाव तो सिर्फ इस बात का संकेत दे सकते हैं कि जनता के बीच में 9 महीने में किसने कितना काम किया। इन चारों सीटों के ऊपर जो कार्यकर्ताओं ने कहा, उसके अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवार उतारा। मैं अखबार पढ़ रहा था और देख रहा था कि यहाँ पर काफी कुश्ती थी भाजपा में, कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन किसके पक्ष में है। इससे ये नहीं लगता गुटबाजी, इससे ये लगता है कि पार्टी की हवा चल रही है। पार्टी का विधायक बनने के लिए लोगों में बखूबी इतनी इच्छा होना पार्टी के लिए शुभ संकेत है। नसीराबाद की ये तस्वीर हमारे सामने थी। अपने अपने दावे हर तरफ से सामने आए, लेकिन बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बीजेपी को यहां सवाल उठाने के साथ साथ मजबूर करता है। नवनीत सिंह जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नसीराबाद में ये आपके लिए चुनौती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर चुनाव मैदान में आई है कि सरिता गहना बाहर की प्रत्याशी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सरिता गहना जी पूरे अजमेर के अंदर सबसे युवा जिला प्रमुख निर्वाचित हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरिता गहना जी का बहुत पुराना अनुभव रहा है और आपके प्रदेश के अंदर भी, प्रदेश की राजनीति के अंदर भी सरिता गहना जी एक पुराना नाम है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं विधानसभा चुनावों से ये प्रथा रही है कि हमेशा कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके ही किसी भी टिकट अभी तस्वीर हमने देखी। सांवरलाल जी इसको अलग तरीके से पेश कर रहे थे। सांवरलाल जी का कहना था कि लंबी फहरिस्त थी, लेकिन उनके मुताबिक ये पार्टी की प्रसिद्धि है। आपको नहीं लगता कि ये प्रसिद्धि चुनौती साबित हो सकती है आगे आपके सामने? नहीं, देखिए, ये चुनौती हमारे सामने विधानसभा चुनाव के दौरान भी थी, जिसका हमने बखूबी मुकाबला किया और 163 सीटें हमको मिली। ये सेम चुनौती हमारे पास लोकसभा चुनाव के दौरान भी थी और हमने उसको भी बखूबी निभाया। तो मुझे नहीं लगता ये चुनौती है, ये तो एक शुभ संकेत है। जैसा कि सांवरलाल जी ने पहले कहा था, ये एक पार्टी के लिए शुभ संकेत है। चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता अर्चना जी भी जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, मैं आपका रुख करूंगा। नसीराबाद को लेकर आपका क्या दावा है? नवनीत जी कह रहे हैं कि जीत तय है इनकी तरफ से। देखिए अश्विनी जी, एक राष्ट्रीय पार्टी जब अपने प्रत्याशियों को उतारती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो जीतने के लिए उतरते हैं। ये चाहे जंग हो चाहे चुनाव हो, उसका उद्देश्य यही होता है कि जिस भी प्रत्याशी को उतारा जाए वो चुनाव में जीत हासिल करे। हमारा दावा इसलिए है क्योंकि देखिए, हमें निश्चित रूप से हमें गुरेज भी नहीं, स्वीकार करने में हमें करारी शिकस्त मिली पिछली बार, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि हम लोग अब आगे किसी भी चुनौती का मुकाबला नहीं कर पाएंगे जी। अभी जो स्थितियाँ उसमें आप देखें तो 8 महीने का शासनकाल और केंद्र का 3 महीने का शासनकाल, इससे जनता को जो कुछ डिलीवर ये करना इनको था वो तो नहीं कर पाए, ना कसौटी पे खरे उतरे। इसी का नतीजा हुआ कि उपचुनाव में जो नतीजा आ रहे वो इनके अनुकूल नहीं हुए। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहली बार हारी हो,
पहले भी हम लोग हारे हैं, लेकिन पूरे मनोबल से फिर हम उठते हैं और जो हमें जैसा हमें मनोबल रखना चाहिए और जैसी जीत हमें मिलनी चाहिए उसको हमने हासिल भी किया है। आप यदि पर्टिकुलरली नसीराबाद सीट पर ही चर्चा करना चाहते हैं, चारों सीटों पर, तो हमारा हम आएंगे एक एक सीट पर। नसीराबाद को लेकर सबसे बड़ा दावा क्या, आप क्या कहेंगे? विफलता है सरकार की? सरकार की विफलता, प्रत्याशियों में भी डिफरेंस देखा जाता है। जो हमारे प्रत्याशी वो अनुभवी हैं, इनके स्तर पर जो सिर्फ फुटोवल हुई और आखिरी जो टाइम था तब तक ही प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाए, और जो भाई भतीजावाद इनके यहाँ चला और जिस स्तर पर जाकर टिकटों की घोषणा हुई, लास्ट में तो आकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि एक प्रत्याशी अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए मना कर रहे थे। तो हो सकता है कि जिस पार्टी को एक अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिल गया उसमें ज़्यादा लालसा हो। और एक चीज़ और देखने की राजस्थान की जनता को भी मिल रही है, पूरे देश का परिदृश्य है कि वहाँ पर संकेंद्रण इतना ज़्यादा हो गया अधिकारों का केंद्र के स्तर पर कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इतनी पशुपेश में थे कि यदि ये सीटें जो है इन पर कुछ 19-20 होता है तो मुझे लगता है उनको अपने आप पर भी संकट महसूस हो रहा है। एक तस्वीर आपकी तरफ से आई। डॉक्टर राजेश, एक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को, खास तौर पर अगर नसीराबाद का जिक्र किया जाए? देखिए, नशीराबाद हो या दूसरी जगह, जैसा अभी डॉक्टर अर्चना जी ने कहा कि जो भी प्रत्याशी उतारे जाते हैं जिस भी राजनीतिक दल की तरफ से, उनके दावे हमेशा यही होते हैं कि हम जीत रहे हैं, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक अगर आप देखेंगे, छात्र संघ चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या आपका संसद के चुनाव हो, कोई भी हो, उसमें वो मान के चलते हैं ये सारे दावे। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो वो चीज़ें जो प्रभावित करती हैं। जब विधानसभा चुनाव और संसद के चुनाव होते हैं वो दौर एक अलग होता है। उस दौर में वो सारी एक मोमेंटम बनता है, उस समय एक हवा बनती है किसी भी राजनीतिक दल के विरुद्ध और उसके सपोर्ट में। इसके अलावा जो दूसरे कारण है वो कारण आप कैसे अप डाउन्स कहाँ देख रहे हैं, किसके लिए यहाँ गुंजाइश बचती है? अब इसमें गुंजाइश जैसी नहीं, लेकिन ये है कि जो प्रत्याशियों का चयन है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रत्याशी का चयन, वहां जो वोटर है वो अब इस समय एक क्षेत्र विशेष के अंदर। चलिए पीयूष हमारे साथ जुड़े। पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी को आप लंबे अरसे से देख रहे हैं, कांग्रेस से आप जुड़े रहे, आपने जो करीब से दोनों पार्टियों को देखा, रामनारायण गुर्जर और सरिता गैना, कहाँ मुकाबला लगता है? देखिए, जहाँ तक नसीराबाद की बात करें अश्विनी, मैं आपको बता दूं कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। हालांकि पिछली बार संवरलाल जाट जीतते हैं और इस बार चूंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, तो टिकटों की जो मारामारी थी बीजेपी में ज़्यादा थी अमूमन कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस में उम्मीदवार कम थे, टिकट चाहने वाले कम थे, लेकिन बीजेपी में कतार थी। हालांकि जहाँ तक सरिता गैना की बात की जाए, अनुभवी कम है लेकिन जिला प्रमुख का अनुभव उनको रहा है, संगठन में उन्होंने लंबे अरसे तक काम करा है, महिला मोर्चा में भी जुड़ी रही है। लेकिन यहाँ पर टिकट आ रहा था इसी परिवार के सीवी गैना साहब, जो कि इनके ससुर है सरिता गैना का, लेकिन उनका टिकट नहीं मिलकर उन्हीं के परिवार के उनके पुत्रवधू को टिकट दे दिया गया। मुझको याद है जब देवीगढ़ पैलेस में उदयपुर संभाग के दौरान सरिता गैना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने के लिए आई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर 2 टूक जवाब उनको दिया था कि ये कोई जगह नहीं है बायोडाटा लेकर आने का। तब उनकी उम्मीद, जब हमारी बात भी हुई थी सरिता गैना, तो साफ तौर पर उनकी उम्मीद टूट चुकी थी कि शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जब उनके ससुर का नाम नहीं आकर उनका नाम टिकट के लिए आया, उनका टिकट फाइनल हो गया। ये समीकरण तो खैर आप नहीं बताएंगे नवनीत, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस बिना पर आपको लगता है कि सरिता गैना आपके लिए एक जीत का मोहरा साबित होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सरिता गैना जी एक भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा है। दूसरी बात, 15 अगस्त के दिन श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने भामाशाह योजना, इस राज्य को भामाशाह योजना की सौगात दी, जो कि महिला सशक्तिकरण की एक नींव रखी है उन्होंने राजस्थान के अंदर। ये नींव उन्होंने अपने 2003 से 2008 के कार्यकाल के दौरान 2008 के अंदर उन्होंने रख दी थी, पर चूंकि सरकार हम चुनाव हार गए थे, लेकिन तो आपको आगामी वो बात नहीं बोलना चाहिए कि तो आगामी जो आगे जो सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने भामाशाह योजना को आते ही सबसे पहले स्क्रैप किया। इसलिए सबसे पहले मेवाड़ की धरती से, जहाँ पे जन्म हुआ पन्ना धाये का, जहाँ पे जन्म हुआ हाडी रानी जी का, वहाँ उस धरती से महिला सशक्तिकरण की बात करी है माननीय वसुंधरा राजे जी ने। और मैं मानता हूँ कि नसीराबाद के अंदर एक महिला होने के नाते, एक युवा चेहरा होने के नाते, मैं मानता हूँ सरिता गैना जी को भरपूर फायदा मिलेगा। अर्चना जी का जो दावा था आपकी पार्टी को लेकर, साफ तौर पर मान रही थी कि कहीं ना कहीं 8 महीने का जो आपका कार्यकाल है वो आपके लिए खुद के लिए चुनौती साबित होने वाला है। नहीं साहब, 13 दिसंबर को वसुंधरा राजे जी ने शपथ ली, उसके 1.5 महीने के अंदर ही भरतपुर संभाग के अंदर सरकार आपके द्वार के तहत 163 सीटें जीतने के बाद हम सरकार जनता के पास खुद चल कर गए
और जनता से पूछा अब आप अपनी समस्या बताएं। भरतपुर संभाग के अंदर लगभग 40,000 समस्याएं ऑनलाइन रजिस्टर हुई। इस चीज़ को एक स्टेप आगे लेकर गए हम बीकानेर संभाग के अंदर, वहां पे लगभग 80,000 समस्याएं हमने तो आप मानते हैं कि आपके लिए तुरुप का इक्का साबित होगा जो जनता के बीच आप पहुंचे हैं वो? अर्चना जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले इस पर आपसे कमेंट चाहूंगा। देखिए, इन्होंने दो बातें कही। एक, महिला सशक्तिकरण की भामाशाह योजना को लेकर के जो मुख्यमंत्री अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान करके चलती हैं, तो कैसी महिला सशक्तिकरण किया? लोकसभा में तो एक महिला को टिकट दिया इन्होंने, और विधानसभा में भी कोई बहुत अच्छा निहाल नहीं किया इन्होंने। और जब ये विपक्ष में थे केंद्र में, तो इन्होंने कभी भी महिला आरक्षण बिल के प्रति कोई बहुत सहानुभूति नहीं रखी। तो सिर्फ ये कह देना कि भामाशाह योजना से महिला सशक्तिकरण होगा, तो वो भी सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती शासन में जाते जाते एक कार्ड फेंका गया था कि महिलाओं को एक कहते ना कि इंसाइट करके कि साहब ये आपके लिए 1500 रुपये का हम एक अकाउंट खोल रहे हैं ताकि वोट मिले, जिसको नकारा गया। तो ये तो कोई बात हुई नहीं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम शासन में और हम द्वार द्वार जा रहे हैं। तो देखिए, ये मैं शुरू से कहती हूँ एक मात्र प्रपंच है सुर्खियों में रहने का। वास्तविकता है कि आप नीतिगत फैसले तो ऐसे ले रहे हैं जो जनता के खिलाफ हैं। चाहे आज बिजली के बारे में ले लें, हम कटौती करेंगे, ये पॉलिसी बना दी। हम एकीकरण करेंगे बिना कुछ जाने पहचाने, उसके बारे में इन्होंने नीति बना दी। तो ऐसी पॉलिसीज को लागू करें जिससे जनता त्रस्त है। पानी, बिजली के लिए पूर्ववर्ती शासन में गोलियां खाई लोगों ने, और आज स्थिति ये कि संभाग मुख्यालय से लेकर गांव तक घंटों तक बिजली नहीं आ रही, उसके लिए कोई समाधान नहीं। अपनी अक्षमता को जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप एक ठीक बात है, आपको अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला, आपने उसको बहुत गर्व के साथ भी स्वीकार किया, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा इस तरह से लेस हो जाएं कि अब आपको हर सफलता आपके खाते में आने वाली है। आप तुलना करेंगे अगर प्रत्याशियों में, तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है वो महिला है, मेरी भी उनके प्रति सहानुभूति, मैं भी चाहती हूँ महिलाओं का सशक्तिकरण हो, लेकिन जिस प्रकार से टिकट मिला है मुझे लगता है खाना पूर्ति है, क्योंकि केंद्र के स्तर पर और यहाँ पर समन्वय की स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो उसके कारण ये इस तरह के टिकटों का वितरण हुआ, और लास्ट पोजीशन तक आते आते मैंने पहले भी कहा कि एक पूर्व कैबिनेट मंत्री को कहना पड़ता है कि मैं प्रत्याशी, और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कहते हैं कि अभी हमने टिकट नहीं। निश्चित तौर पर सूरजगढ़ का जिक्र आप कर रही हैं, हम वहां भी आएंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, दोनों पार्टियों की स्थिति को लेकर, उपचुनाव को लेकर बातचीत जारी रहेगी। क्या बागी, क्या नाराज कार्यकर्ता कहीं किसी पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं? बने रहिए बिग फाइट के साथ। जनता अगर बीजेपी को सपोर्ट करेगी या जनता बीजेपी चाहेगी, कुछ कमियां नज़र आएंगी तो बीजेपी को नहीं सपोर्ट करेगी, और कांग्रेस में कमियां नज़र आएंगी तो कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करेंगी। दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल है वैसे तो देखा जाए तो, और दोनों नेता जोर लगा रहे हैं, और जनता जिसको जो तय करना चाहिए उनको ही वोट करेगी। वैसे जो चुनाव है ये विकास पर, महंगाई पर, और जो आम जनता त्रस्त है इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और निश्चित तौर पर इसमें जनता भाजपा सरकार को सबक सिखाएगी, और बढ़िया सबक सिखाएगी। मेरा सौभाग्य है कि झुंझुनू जिले में और जयपुर पूरे संभाग में एक एक गांव में जाने का मुझे मौका मिला है। पिछले पार्लियामेंट चुनाव में संतोष जब चुनाव लड़ी थी उस टाइम पे यहाँ का प्रभारी होने के नाते पूरे क्षेत्र में दौरा किया था। हमने लोकसभा चुनाव में काम किया, लेकिन पार्टी ने हमारी और क्षेत्र की जन भावनाओं के अनुरूप टिकट वितरण एक भारी व्यक्ति को दे दिया गया, तो हमारी चुनाव लड़ने का नहीं था। लेकिन 36 बिरादरी की जनता ने आज आकर मुझे कहा कि बेटे आप चुनाव लड़ो और हम तो आपके साथ हैं, इसलिए मेरी जन भावनाओं के, मेरे क्षेत्र के लोगों की 36 बिरादरी की जन भावनाओं के अनुरूप आज मैं यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आई हूँ। मुद्दे सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, ये तो पहाड़ों में घूम रही है, कभी टिल्लों में घूम रही है। केवल सरकार को एक मुद्दा आया कि हम तो घूम रहे हैं, घूमने से कोई द्वार किसी, ये हनुमान जी अगर साला सरवाड़ा गांव में घूमने लग जाए तो कोई जाएगा इसके पास कोई। लेकिन बड़ी हैरानी के साथ बताना पड़ता है कि शीर्ष नेतृत्व तक, राहुल गांधी तक भी बात पहुंचाने के बाद पता नहीं पार्टी ने किस दबाव में, किस मुगालते में आकर जो पार्टी से बगावत करने वाले पार्टी के गद्दार लोग, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार से पार्टी की बगावत की, जो सरेआम थैली और माला का खेल करके पार्टी को नीचा दिखाने में जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्षेत्र के लोगों के साथ बड़ा कुठाराघात किया, उन लोगों के साथ पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, ये बड़ा निराशाजनक है।
और इसी से जुड़ा आज हमारा सवाल है कि क्या उपचुनाव दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीगंगानगर से, अरुण सोनी जी हमारे साथ हैं। बताएं अरुण जी, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो अर्चना जी से है कि अगर इन 4 उपचुनावों में कांग्रेस के अनुकूल उनके फेवर में फैसला आता है तो क्या वह ये मानती हैं कि हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में कुछ स्थिति कांग्रेस की मजबूत होगी, और क्या मोदी जी की लहर अभी बाकी है? दूसरा मेरा बीजेपी के प्रतिनिधि से सवाल है कि क्या इन 4 उपचुनावों के रिजल्ट को राज्य सरकार की रिपोर्ट कार्ड समझा जाए, या राज्य सरकार प्रदेश की जनता में अपनी लोकप्रियता बनाए रखे, इसके लिए राज्य सरकार बीजेपी अपने प्रदेश वासियों के लिए क्या क्या सार्थक कदम उठाएगी? निश्चित तौर पर आपका ये सवाल है, और सूरतगढ़ का हम जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे, लेकिन ये एक अहम सवाल है। क्या कांग्रेस मानती है कि अभी मोदी लहर बाकी है देश में? देखिए, जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे पूरे देश भर में आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई लहर अब है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अगर हम ये चुनाव जीतते हैं तो हमारे लिए ये माना जाएगा कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो निश्चित रूप से राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो संगठन में काम करें और फिर चुनाव लड़के और सत्ता में आए। तो ये एक आकांक्षा राजनीतिक पार्टी की होती है, और चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा और इस चीज़ को भी स्थापित कर पाएंगे कि हम एक जुझारू विपक्ष के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुए राजस्थान। जी नवनीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक सवाल था आपके लिए, आप रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, अभी सरकार को सत्ता में आए 8 महीने ही हुए हैं, पर तय तो ये तो तय जनता करेगी कि रिपोर्ट कार्ड बनाना है, क्या करना है। ये अभी आगामी जब इन 8 महीनों में आधा राजस्थान आपकी सरकार घूम चुकी है। जी, 3 संभाग कर चुकी है और अभी 4 संभाग बाकी हैं, और इन संभाग सरकार आपके द्वार के अंदर जो सरकार घूमी, मुझे लगता है इसका पूरा फायदा है उपचुनाव के अंदर सरकार को मिलेगा। सूरतगढ़ का जिक्र कर लेते हैं हम लोग। सूरतगढ़ की जो तस्वीर हमने देखी, क्या वजह थी कि दिगंबर सिंह को लेकर आपके पार्टी प्रदेशाध्यक्ष आखिरी दौर तक ये तय नहीं कर पा रहे थे? कोई मजबूरी थी, क्या था, कैसे अटका हुआ था मामला? मुझे नहीं लगता ऐसा हमारी पार्टी के अंदर कोई पेश था टिकट को लेकर, या दिगंबर सिंह जी की। सूरजगढ़ को क्लोज कॉन्टेस्ट में मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं आपको 4 सीटों के बारे में आपको स्पष्ट बता दूं, ये 4 सीटें हम बहुत भारी मतों से जीत कराएंगे। 4 की 4 सीटें ना कहीं कांग्रेस या किसी प्रत्याशी को आप मुकाबले में नहीं मानते? कहीं पे भी नहीं मानते, क्योंकि देखिए, आप 163 सीटों के बहुमत के बाद से ही हम जनता के द्वार में हम पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, सरकार के सारे मंत्री जनता के बीच में जाके उनकी एक एक समस्याएं सुन रहे हैं। और मुझे लगता है इसका चुनाव हमने देख चुके हैं। बिहार के चुनाव के अंदर भी 10 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती है, और राष्ट्रीय जनता दल ने 2 सीटें जीती हैं, और जनता दल यूनाइटेड ने जीती हैं 3 सीटें, जिसमें बिहार के अंदर आपने लोकसभा चुनाव में बड़ी पटकनी दी, वो पार्टी फिर से उभर कर रिकवर करके आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती वहां थी। हो सकता है कि राजस्थान की तस्वीर 13 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, उसके बाद तय होगी। डॉक्टर राजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये एक रिपोर्ट कार्ड हो सकता है सरकार के लिए? देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो इसको हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि जो जनमानस है वो जनमानस हमेशा एक ही ट्रेंड पर नहीं चलता, वो बदलता रहता है समय के हिसाब से। आपको ध्यान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो उसके बाद एक आंकलन आया था कि फील गुड फैक्टर काम कर रहा है और क्यों नहीं जल्दी हम चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन जब तक चुनाव आए तब तक वो उस फैक्टर का जो असर था वो कम होता चला गया। इस चुनाव में कहीं लगता है बाहरी प्रत्याशी का कोई मुद्दा हो सकता है कि 2 सीटों का जिक्र हो चुका है, नसीराबाद में भी बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा है और सूरजगढ़ में। मेरा मानना है 2 चीजें हैं कि बाहरी और जो वहाँ का स्थानीय प्रत्याशी है, उससे कहीं ज्यादा दोनों चीजों का फर्क पड़ता है कि जो सत्ताधारी दल है, उस सत्ताधारी दल के प्रति लोगों का मानस सोच क्या वो बरकरार है या नहीं है, और जो विपक्ष में आपका क्या आकलन है इसको लेकर? क्या 8 महीने का आकलन करेगी जनता? 8 महीने से ज्यादा वहाँ जो प्रत्याशियों का चयन किया गया है, बहुत कुछ निर्भर करेगा स्थानीय वहां पर वोटर। अर्चना जी, ये परेशानी तो आपके लिए भी है, कर्मवीर यादव वहां से मैदान में डटे हुए। आपको नहीं लगता कि जैसे बीजेपी के लिए अगर अनीता यादव कुछ वोट काटने का काम करती है तो कर्मवीर यादव आपके लिए चुनौती है? देखिए, लेकिन बड़ी चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्हें स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला,
और सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि पूर्व कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री के बहुत ही खास हैं, उनके लिए एक तरीके से उनको थोपा गया वहाँ जा कर के। देखिए, चुनाव हर चुनौती होता है, कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके लिए वहाँ चुनाव जीतना चुनौती है। उसको कैसे अवसर में परिवर्तित करना, माहौल बनाना है, वो एक काम होता है जो पार्टी अपने स्तर पर करती है। और अभी डॉक्टर राजेश ने बहुत अच्छी बात कही कि हर चुनाव में अपने समीकरण होते हैं और उन समीकरणों पर कौन खरा उतरता है वो जीत जाता है। लेकिन वास्तविकता है कि अभी आप ये कह रहे थे कि जब हम तो संभागों में घूम रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? वहाँ जा कर के आप सिर्फ एपीओ कर रहे हैं अधिकारियों को। और कितनी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुई उदयपुर संभाग में जब इनके कैबिनेट मंत्री ने शपथ दिला दी कि कोई रिश्वत नहीं लेगा, जबकि रिश्वत लेते वहाँ कोई पकड़ा गया। तो ये स्थितियां जो इसका आकलन जनता करेगी। अब नतीजे आने के बाद फिर उस पर समीक्षा करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनकी जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी ये नीतियां, मैं इसलिए कहती हूँ कि ये नीतियां बना करके जन विरोधी काम कर रहे हैं, तो ये सब भी तो जनता देखने वाली है। देखिए, उदयपुर संभाग के अंदर जब हम गए, वहाँ पे जब सरकार उदयपुर संभाग के अंदर गई, तो उदयपुर संभाग के अंदर हर आदमी के जिन से भी सरकार मिल रही थी, जिन की भी समस्याएं सुन रही थी, हर आदमी का केवल मतलब हर आदमी ने एक बात कही, मुझे याद आती है कि अभी 163 सीटें जीती और 163 सीटें जीतने के बाद तुरंत सरकार हमारे द्वार आ गई। वरना उनका कहना था, साहब कांग्रेस के शासन के अंदर सत्ता में आने के बाद, चलिए उदयपुर संभाग तो हो गया, लेकिन उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और बीकानेर संभाग को क्या आप इस उपचुनाव में भुना पाओगे क्या? ये एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के सामने। ये चुनौती 8 महीने में क्या किया बीजेपी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में जो जाने का जितने भी कार्यक्रम रहे हैं, तो इससे कम से कम जनता को ये पता चल गया है कि ये सरकार केवल चुनाव के अंदर ही अपनी कमर नहीं कसती है, ये पार्टी केवल चुनाव के अंदर ही अपनी कमर नहीं कसती है, ये के पूरे 5 साल जनता के प्रति समर्पित रहकर काम करने के लिए आई है ये सरकार। जी अर्चना जी कुछ बोल रहे हैं आप? नवदीप है इनका नाम। जी नवदीप जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जनता ने महसूस कर लिया कि पार्टी काम नहीं करेगी, ये चुनावी मोड में रहेगी पूरे 5 साल तक, और इस क्रम में चुनाव का प्रचार प्रसार करती घूमेगी, ये जनहित की बात नहीं करेगी। ये चीज जनता को समझ में आ। आपने कहा ना, एक व्यक्ति ने कहा कि जनता के बीच में सरकार पहुंची। मुझे मेरी बात सुनिए, फिर आप बिल्कुल चुनाव, ये प्रचार प्रसार सुर्खियों में बने रहने का काम है। मेरी बात सुनिए, यहाँ सेक्रेटरीट में बैठकर, राजधानी में बैठकर कानून व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है, शासन का इकबाल स्थापित किया जा सकता है। आपकी स्थिति देखिए कि जब आपके मुख्यमंत्री के पुत्र जो सांसद भी हैं, वो अपनी धन्यवाद यात्रा निकाल रहे थे, वहां एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसको पुलिस अटेंड नहीं करती, उसकी मृत्यु होती है। अभी 4 दिन पहले धौलपुर में ट्रांसफार्मर नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे, आनंद फानन में जिनका कोई लेना देना नहीं था उनको अरेस्ट किया, कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है, पुलिस ने उनको तुरंत अरेस्ट किया, अरेस्ट कर उनको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उनको तुरंत जेल में भेजा है। माध्यम से कोई संज्ञान नहीं होता। आप दोनों के लिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आप दोनों के लिए क्या बाहरी प्रत्याशी मुद्दा है, बागी चैलेंज है? हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जयपुर से, विजय सोनी जी हमारे साथ है। बताएं विजय जी, क्या कहना है आपका? नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था उदयपुर के लिए, जो अभी ये सरकार उदयपुर जाके आई है, तो आज मेरा मित्र एक उदयपुर था उन दिनों में, वो मेरे को बता रहा था कि ये जो इतना खर्चा करा है इन्होंने, इसमें तो 4 गांव बच गया, इससे खर्चा कर दिया इन्होंने बिना मतलब का, और जो काम 4 दिन का था वो 10 दिन तक लगा दिए। वहाँ पे बैठे अधिकारी फालतू सोचने लग गए, अब क्या करें। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि जनता का नजरिया है आपके सामने, इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे? देखिए अश्विनी जी, जैसा कि उन्होंने सवाल पूछा कि 4 दिन का, 10 दिन का, मतलब 4 दिन का कार्यक्रम वो 14 दिन के अंदर कर रहे हैं। उदयपुर संभाग के अंदर हम 7 जिलों के अंदर थे, अगर 7 जिलों की समस्या अगर आप 4 दिन के अंदर सुन सकते हैं, तो मैं मानता हूं केवल एक महज औपचारिकता रह जाएगी। वो जनता के बीच में जाना नहीं कहलाएगा, वो केवल एक औपचारिकता हो जाएगी कि भाई सरकार उदयपुर संभाग में गई और 4 दिन, एक दिन डूंगरपुर में चले गई, एक दिन उदयपुर में चले गई, बांसवाड़ा में चले गई, एक दिन उदयपुर में आपके चित्तौड़ चली गई और समस्या सुन के और सरकार वापस से आप जयपुर में आ गई, राजधानी के अंदर आ गई। ये हम औपचारिकता नहीं करने जा रहे हैं। वहाँ पे सरकार वहाँ पे जा रही है और बड़ी गंभीरता से हर विषय को एड्रेस करने जा रही है वहाँ पे। जैसा कि 1.25 लाख, एक सेकंड में एक बात बताना चाहूंगा, 1.25 लाख समस्याएं इस बार
ऑनलाइन रजिस्टर की गई हैं सरकारी पोर्टल पे, जिनमें से लगभग 25,000 समस्याओं का ऑन प्रोग्रेस हैं ऑनलाइन। चलिए ये एक दावा है पीयूष बीजेपी का और कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है, लेकिन सूरजगढ़ अगर सीट की बात की जाए, आपका आकलन क्या कहता है? दोनों बागी क्या पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं, और दिगंबर सिंह का आखिरी दौर में फैसला करना क्या ये पसोपेश में बताता है बीजेपी के लिए? देखिए, जहां तक बगावत की बात की जाए तो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि नीता यादव की जहां तक बात की जाए, जाट जो वोट है वो आपस में कट जाएगा कांग्रेस और बीजेपी में। दूसरी कास्ट बनती है यादव का कभी समीकरण बैठता है, तो नीता यादव चूंकि वहां पर अच्छी पेट भी रखती है, पूर्व में प्रधान भी रह चुकी, तो अच्छी वहां पर लोकल। एक बात और अश्विनी यहाँ पर समझना पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जब बाहरी का मुद्दा आता है, दिगंबर सिंह चूंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफी करीबी माने जा सकते हैं, पिछली विधानसभा में उनको मौका भी मिल गया लेकिन वो हार गए। अब उनको केवल उपकृत करने के लिए आप दूसरी क्षेत्र में भेजकर उपचुनाव में उनको मौका देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां का जो स्थानीय भाजपा का नेता है, भाजपा के कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं मन से उनके साथ नहीं जुड़ेगा, जिसका एक पूरा जो खामियाजा है पार्टी को और उस कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। तो जहां तक इन दोनों ही बगावत की बात की जाए तो बीजेपी को इस बगावत का ज्यादा नुकसान होगा सूरजगढ़ सीट से। ये एक तस्वीर मोटी मोटी हमारे सामने आ चुकी है, सूरजगढ़ सीट का जिक्र यहां पर किया गया। आखिर क्या किस तरह से बागी मैदान में है और दोनों पार्टियों के लिए क्या चुनौती का सबब बन सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे बाकी 2 सीटों पर लेकर बातचीत जारी रहेगी। क्या होगा दोनों पार्टियों का, कांग्रेस के लिए चुनौती कहां पर है, कहां मुश्किलात है, और बीजेपी कहां पार पाने की कोशिश कर रही है, क्लोज कॉन्टेस्ट कहां पर है। बने रहिए बिग फाइट के साथ, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। वसुंधरा सरकार लोकसभा चुनावों से पहले सबसे पहले भरतपुर में आई थी और केवल झूठे वादे करके चली गई, और जनता जानती है एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए आने वाले वक्त में जनता इसको माफ़ नहीं करेगी और आने वाले में कांग्रेस जीतेगी।